नमस्कार। औशर की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज का व्याख्यान मेरे पिछले व्याख्यान का दूसरा पार्ट है, यानी कि आज़ाद हिंद फौज और नेताजी का क्या भय था अंग्रेज़ों और कांग्रेस के लिए, जो उन्होंने आज़ादी को छोड़ करके डोमिनियन स्टेटस स्वीकार किया कांग्रेस ने और अंग्रेज भारत को छोड़ के भागे। इसमें मैंने आपसे कई मुद्दों पर चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और चीज़ें इस भय की बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तो स्पष्ट था कि नेहरू ने वेवल और माउंटबेटन और ऑकिनले इनके कहने के ऊपर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भारतीय सेना में लेने से मना कर दिया था, जबकि देश कह रहा था इनको लो, सरदार पटेल कह रहे थे इनको लो। यही नहीं, इनको एक एक जगह भी एक साथ रहने से मना कर दिया था, कईयों को बाहर भेज दिया था देश से उसके बाद में। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं थी कि नेहरू जो है वो वाइसरॉय के कहने पे काम कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं हमें 1931 में भी मिलती है, 1937 में भी मिलती है। 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस हो गया तो रायबरेली में जिन किसानों को ज़मीन तब बड़े बड़े ताल्लुकदारों ने बेदखल कर दिया था, उन्होंने कहा भाई हमें ज़मीनें वापस दो हमारी। और एक मुंशी कालका प्रसाद वहाँ पे बैठ गए थे धरने पे किसानों के साथ, और ताल्लुकदार यूपी के गवर्नर को लिखता है, यूपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर वो वाइसरॉय को लिखता है, वाइसरॉय बिरला को लिखता है, बिरला गांधी को लिखते हैं और गांधी नेहरू को भेज देते हैं। और पहला काम नेहरू वहाँ पे जाके करते हैं कि मुंशी कालका प्रसाद जो कांग्रेस के सेक्रेटरी थे, जो धरने पे उन्हें लेके बैठे थे, उसको कांग्रेस से सस्पेंड कर देते हैं। और यही नहीं, ताल्लुकदार को चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो मिसगाइडेड लोगों का काम था, भविष्य में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो कांग्रेस के लोगों से तो मुझको बता। 1937 में ये चीज रिपीट होती कि जिस समय जेल से क्रांतिकारियों को मुक्त किया गया, उनके लिए बड़े बड़े जुलूस निकालने जनता ने शुरू किए, उनका स्वागत करना शुरू किया। तो वाइसरॉय बुला के कहता है बिरला से, अरे देखो ये क्या हो रहा है, ये तो कांग्रेस की अहिंसा खत्म हो जाएगी अगर इस तरीके से होगा ये। और बिरला जी गांधी को बोलते हैं और गांधी नेहरू को बोलते हैं, और नेहरू एक पत्र लिखते हैं सारे कांग्रेस के प्रदेश कमेटियों के अध्यक्ष को, गोपनीय पत्र, कि ये इनका स्वागत करना और इनके उसमें जुलूस निकालने बंद किए जाए। यही नहीं, एक और घटना है बड़ी इंटरेस्टिंग। 1937 के चुनाव के अंदर मार्कंडे सिंह बनारस के अंदर जितने किसानों ने राजा बनारस के खिलाफ वोट दिया था कांग्रेस को, उनको राजा बनारस ने बेदखल कर दिया। और मार्कंडे सिंह ये कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, ये भी धरने पे बैठ जाते हैं कि इनको जमीन वापस दी जाए। तो महाराजा बनारस जो है वो लिखते हैं फिर वही वाइसरॉय को, वाइसरॉय वही बिरला को, और बिरला वही गांधी को। और मार्कंडे सिंह पे इंक्वायरी करके कांग्रेस से, नेहरू उस समय प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनको कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया जाता है, ये कह के कि इन्होंने तो चुनाव के दौरान 2 रुपए गांव वालों से चंदा ले लिया था बस में आने का किराया, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में आके नहीं बताया। और बाद में उसी फाइल में AICC के लिखा हुआ है कि मार्कंडे सिंह को कांग्रेस से निकाला इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी मेहनत की वजह से ही कांग्रेस के कैंडिडेट ने राजा बनारस को हराया था। तो ये जो साठगांठ है इनकी, 1939 का मैं बता चुका हूं आपको कि किस प्रकार से त्रिपुरी में जो व्यवहार हुआ नेताजी के साथ, उसके पीछे भी वाइसरॉय था। वाइसरॉय ने फाइल भेजी थी कि एम मुंशी ने लिखा है कि गोपनीय फाइल इंटेलिजेंस की मुझको भेजी गई, जिसमें लिखा था कि बोस जो है वो तो जापान से संबंध बनाना चाहते हैं, और मैंने वो फाइल गांधी को दिखाई और उसके बाद में वो फाइल चुपचाप दिखा करके वाइसरॉय को वापस कर दी गई। और नतीजा क्या हुआ कि त्रिपुरी में बोस जब खड़े होते हैं तो गांधी उसका विरोध करते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं थी। और इस समय एक और चीज हो रही थी देश के अंदर 46-47 के अंदर। अगर आप 46-47 के साहित्य को देखें, कविताओं को देखें और
इतनी पुस्तकाएं आई छोटी छोटी उस समय, कुछ आज़ाद हिंद के लोगों की लिखी हुई कि साहब जर्मनी में आज़ाद हिंद ने क्या किया, बर्मा में क्या किया, रेबल ऑफ डॉटर ऑफ ए रेबल डॉटर किताब आई। और मजे की बात यह है कि अगर ये किताब अंग्रेजी में छापता था कोई ऑथर, तो उसका तुरंत महाराष्ट्र की सभी भाषाओं में अनुवाद होकर के छपती थी, कोई भाषा नहीं बची थी भारत की। और हिंदी में छपती थी तो भी वो उर्दू में छप जाएगी, अंग्रेजी में छप जाएगी, मराठी में छप जाएगी, गुजराती में छप जाएगी। तो एक जो माहौल था देश में, और जो देश से आवाज आ रही थी उस समय कि लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, और सैगल डिल्लो शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज। जैसे मैंने बताया कि नेहरू खुद कहते हैं, मैं हैरान था कि जनता के अंदर आंदोलन कैसे हो गया। तो इन लोगों को ये डर था कि कहीं पे आजाद हिंद फौज वापस ना आ जाए, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कुछ उदाहरण दिए। अब एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी देश एक ऐसे देश के आखिरी प्रतिनिधि को, जिस देश ने 170 साल तक शोषण किया हो, नरसंहार किए हो, हथकड़ियों और बेड़ियों में क्रांतिकारियों को डाला हो, लूटा हो भारत को, उसके आखिरी प्रतिनिधि को आप अपना पहला गवर्नर जनरल बना लेंगे, माउंटबेटन को? और ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे बहुत परेशान किया, और मैंने देखा कि इसका जवाब मौजूद था, लेकिन हमारे किसी इतिहासकार ने उन तारों को जोड़ने की कोशिश नहीं की। और जो लिखा हुआ भी मौजूद था माउंटबेटन का, उसको पढ़ के दरकिनार कर दिया। सबसे पहले माउंटबेटन को भारत का वाइसरॉय बनाया जाए, ये बात कृष्णा मेनन ने क्रिप्स मिशन के सामने की थी। लेपियर कॉलिंस ने पूरा इंटरव्यू छापा है। उसके बाद में माउंटबेटन आगे लिखते हैं कि कृष्णा मेनन मेरा पुराना दोस्त था, और दोस्ती नहीं था। वो लिखते हैं कि मैंने कृष्णा मेनन को जो है नेहरू के यहां डाला था कि नेहरू को मैं प्रभावित कर सकूं। अब चलिए आगे। माउंटबेटन जब पहली बार भारत आते हैं तो उद्देश्य साफ था कि भारत का बंटवारा करना है, और वो यहां भारत आकर के कई नेताओं को चिट्ठी लिखते हैं, आमंत्रित करते हैं, भाई मुझसे आगे बात करो दिल्ली में। तो गांधी जी लिखते हैं जवाब में कि मैं आपके ऐसे प्रिय निमंत्रण को की अवहेलना कैसे कर सकता हूं। और माउंटबेटन लिखते हैं कि केवल एक नेता ऐसा था जिसने जो है मेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया, जयप्रकाश नारायण। खुद माउंटबेटन लिखता है कि जयप्रकाश नारायण ने ऐसा इसलिए किया कि वो समझता था कि यदि वो मिलने से आ जाता, मुझसे मिलने आ जाता, तो लोग समझते कि वो भी पाकिस्तान की डिमांड का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए जयप्रकाश नहीं रहे। अब मजे की बात देखिए उन मीटिंग्स के अंदर। पहली मीटिंग में गांधी कहते हैं कि अंतरिम सरकार में बदलाव कर दो। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे डोमिनियन की अंतरिम सरकार की, मतलब डोमिनियन नहीं, उस समय तो अंग्रेजी सरकार के अंदर ही, कि तुम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, और जितने मंत्री हैं वो जिन्ना भी अपनी मर्जी से बना ले। उसकी मर्जी है तो कांग्रेस में से ले ले या किसी अन्य माइनॉरिटी में से ले ले, नहीं तो सारे मुस्लिम लीग के मंत्री बना दो। मतलब आप समझिए कि एक तरफ गांधी अपने आप को प्रजातांत्रिक पेश करते हैं, और दूसरी तरफ चुनाव से जीत के आई हुई जो कांग्रेस है कह रहे हैं उसकी सरकार को बदल के जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो। वो तो गनीमत है कि खुद नेहरू और सरदार पटेल ने उसको, गांधी की बातों को नकार दिया। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी मीटिंग में माउंटबेटन लिखता है कि जब मेरी और गांधी की वार्तालाप हो रही थी तो अचानक गांधी मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमने अंग्रेज एंड्रयूज के बारे में सुना है, CF एंड्रयूज? तो माउंटबेटन कहता हाँ सुना है। तो गांधी कहते हैं तुम उस जैसे क्यों नहीं बन जाते, यानी कि तुम भारत की सरकार के अध्यक्ष बन जाओ और तनख्वाह भी अपनी भारत से लो।
माउंटबेटन ने कहा कि भाई ठीक है, आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो कैरियर है वो तो इंग्लैंड में है, नेवी के अंदर, मेरे दोस्त भी वहीं पे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ये पद तो किसी भारतीय को जाए। तो उस पर गांधी कहते हैं कि जब ये योजना तुम्हारे सामने आएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस योजना से पीछे नहीं हटोगे। यानी कि एक तरफ देश की आज़ादी की बात हो रही है और दूसरी तरफ जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो अंग्रेज को भारत का मुखिया बनाने की बात हो रही है। क्यों? और वो बनाया भी गया। जुलाई 47 में नेहरू ने चिट्ठी लिखी माउंटबेटन को। उस समय कई चीजें आई थी कि साहब वो पाकिस्तान और इनके दोनों के गवर्नर जनरल बन जाए माउंटबेटन। वो जिन्ना ने मना कर दिया, जिन्ना ने कहा मैं बनूंगा खुद गवर्नर जनरल। लेकिन बड़े उदार दिल ये थे हमारे ये कांग्रेस के नेता कि नहीं, इन्हें अंग्रेज को बनाना था, अंग्रेज को दिया इन्होंने। और आप ये देखिए कि केवल दिया ही नहीं ये पद, उसकी सारे बातें मानी। 15 अगस्त के दिन लाल किले में, 16 अगस्त के दिन जो परेड होनी थी, माउंटबेटन और ऑकिनले ने कहा हम आजाद हिंद की फौज को यहां अंदर परेड नहीं करने देंगे। मान ली नेहरू ने बात। वो बेचारे लाल किले के बाहर खड़े हुए हैं। ऑकिनले ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं लोगों को। वो भी बातें नेहरू ने मान ली। जो वीटो वेवर ने इस्तेमाल किया था आज़ाद हिंद फौज को छोड़ने के लिए, जो पास किया गया था भारत की उस समय की जो भी सभा थी उसमें, तो उसको वेवर ने वीटो किया था। और नेहरू बता रहे हैं इसको माउंटबेटन को कि हमने जनता से ये बात छुपा के रखी कि वेवर ने इसका वीटो किया था, क्योंकि अगर हम ये जनता को पता चल जाता तो पूरे देश में हंगामा हो जाता। और इन सब हंगामों के बीच में जो जनता का जोश और जो सब बातें चल रही थी उसके अंतर्गत ये सब हो रहा था। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने का प्रस्ताव ना तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ले जाया गया, ना उसको एआईसीसी के किसी सेशन में रखा गया, पर गांधी और नेहरू माउंटबेटन मिलकर के चुपचाप इसको बना लिया। और देखिए गांधी जी को केवल माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल नहीं चाहिए था। जून 1947 में एक प्रार्थना सभा के बाद गांधी कहते हैं बिरला मंदिर में कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेतृत्व बदला जाएगा, आजादी आ रही है, हमको कैम्ब्रिज में पढ़ा हुआ हेरो का लड़का चाहिए जो अंग्रेजों से डील कर सके। यानी कि नेहरू तो जिंदगी भर स्वदेशी की बात करने वाले, जनता को स्वदेशी के लिए अंग्रेजों से युद्ध करने की बात करने वाले, जब सत्ता की बात आती है तो सत्ता स्वदेशी नहीं होगी। सत्ता किनके हाथ में जाएगी? या तो अंग्रेज माउंटबेटन के हाथ में जाएगी, और या नेहरू जो कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है, जो हेरो का पढ़ा हुआ है, उसके हाथ में जाएगी। और एक बात ये वीपी मेनन कहता है कि ये जो माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया जाए, ये आइडिया सबसे पहले, विचार सबसे पहले वीपी मेनन ने डाला था गांधी और कांग्रेस के दिमाग में कि इस तरीके से बनाया जाए। और वीपी मेनन ने तो कई ऐसी हरकतें की हैं। आगे हम तो बड़ी इज्जत के साथ नाम लेते थे वीपी मेनन का, लेकिन जब वो हरकतें कश्मीर को देख के और स्थितियों को देख के हम देखते हैं तो बहुत से राज जो है सामने इस समय खुल करके आ रहे हैं। उसके बाद जब ये माउंटबेटन प्लान पार्टीशन की अखबारों में छपती है तो वीपी मेनन जाके नेहरू से इससे माउंटबेटन से कहते हैं अरे साहब वो गांधी बड़े नाराज हो रहे हैं और कहीं वो इसके खिलाफ ना बोल दे। फिर तो माउंटबेटन फिर गांधी को बुलाता है, तो गांधी को आ जाते हैं गांधी, और माउंटबेटन गांधी को क्या बोलता है कि साहब ये मेरी प्लान नहीं है, ये तो अखबार वालों ने गलत छाप दिया इसको ये कह के कि ये मेरी प्लान है, ये तो आपकी जो प्लान है, जो आपने मुझसे कहा पार्टीशन को लेकर के बात मानी, और जो बातें मुझसे कही मैंने वही छापी हैं।
और इस प्रकार इसको मान लेने से वो जो अराजकता है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर कहता है कि मुझको यूपी मेनन ने बाद में बताया कि गांधी संतुष्ट होकर गए कि हाँ ठीक है, जो गांधी ने कहा था वही माउंटबेटन प्लान के अंदर मौजूद है। और क्यों माउंटबेटन प्लान मानी गई, वो मैंने बार बार यही कहा है कि भय यही है कि आईएनए और नेताजी जो है वो वापस ना आ जाए, और उसके चिन्ह आ रहे हैं इस समय सामने। देखिए, इस देश के अंदर उस समय 20 लाख ऐसा सिपाही था जो अंग्रेज़ों ने भर्ती किया था युद्ध लड़ने के लिए, और उसके बाद उन सिपाहियों को युद्ध खत्म होते ही नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये एक तैयार फोर्स बैठा हुआ था कि अगर आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा तो ये लोग लड़ने को तैयार थे। और 20 लाख की रिटायर्ड फोर्स की वो कुछ कम नहीं होती है। ऊपर से आ गए अपना आज़ाद हिंद फौज वाले लोग, और जनता का उनको समर्थन। तो इस तरीके से माउंटबेटन को जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और आगे की कई डिबेट्स मैं देखता हूँ सेलेक्टेड वर्क्स में नेहरू के, माउंटबेटन एक जगह लिखता है कि वो कोई मुद्दा था कैबिनेट के अंदर, तो उस मुद्दे को नेहरू ने पहले डिस्कस किया माउंटबेटन के साथ में। और माउंटबेटन ने कहा तुम्हारी कैबिनेट पागल हो गई है कि ऐसा प्रस्ताव पास करेगी, ऐसा कुछ नहीं होना। तो जब कैबिनेट की मीटिंग होती है और लोग कहते हैं इस प्रस्ताव को पास करो, नेहरू के सारे साथी, तो नेहरू कहता है नहीं, हमने माउंटबेटन को केवल नाम के लिए अपना ये गवर्नर जनरल नहीं बनाया है, वो ठीक है और उसकी बात मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, मैटर इज क्लोज्ड, मुद्दा बंद किया जाता। तो भय के ये लक्षण, भय की ये बातें, उधर मैंने आपको बताया ही कि नौसैनिक क्रांति हो चुकी थी, और फिर कई स्थानों पे किसान आंदोलन हो रहे थे, कई जगह तो पुलिस की स्ट्राइक हुई, 3 राज्यों के अंदर इस समय पुलिस की स्ट्राइक हुई। और इन सब स्ट्राइक्स को, चाहे वो नौसैनिक क्रांति थी, ये कह दिया तो दाल रोटी के लिए लड़ रहे थे, ये नहीं कहा आजादी के लिए लड़ रहे थे, ये तो लड़ रहे थे अपनी के हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। कलकत्ता जैसी जगह पे 56 के करीब लोगों की मृत्यु विद्यार्थियों की पुलिस की फायरिंग में, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों पे हमला किया। तो ये जो भय नेहरू के और कांग्रेस के दिमाग में था कि अगर बोस आ गए तो क्या होगा, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बोस की जो मृत्यु की बात थी उस पर ना तो अंग्रेज़ों ने यकीन किया था, ना ही नेहरू का यकीन था, और सही भी थे, क्योंकि वो ना प्लेन क्रैश हुआ ना मृत्यु हुई। और आज भी वो रहस्य जो है उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये ध्यान में रखिए कि आज़ादी हमने किसी से भीख में नहीं ली, आज़ादी हमने लड़ के ली। लेकिन इस देश की विडंबना है कि इसके बाद का जो इतिहास लिखा गया 47 के बाद का, वो सिर्फ वही इतिहास लिखा गया कि साहब कांग्रेस ने आज़ादी दिलवाई, महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। और कांग्रेस ने किया क्या था, कोई आज़ादी नहीं दिलवाई थी, डोमिनियन स्टेटस दिलवाया था। और वही जो मांग इनकी 1885 से थी, सेफ्टी वाल्व की। और हर क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ, हर क्रांतिकारी गतिविधि के काम कांग्रेस ने 1885 वाले अपने उस रोल को अंत तक 47 तक निभाया, सेफ्टी वाल्व का। और वहां तक ही नहीं निभाया, आगे के वर्षों तक भी लगाया। कितने लोगों को ये मालूम होगा कि हमारी इंटेलिजेंस जो थी वो अंग्रेज़ों की MI5 को रिपोर्ट करती थी 1970 तक, उनका आदमी बैठा रहता था यहाँ पे सब ब्लॉक के अंदर। और कितने ऐसे राज हैं, जबकि एटली ने खुद ये बात कही, जब एटली से पूछा गया बंगाल के अंदर गवर्नर क्या ठहरा हुआ था कि भाई आप चले क्यों गए, आप तो जीत गए थे युद्ध, ये सब। तो उसने कहा था बोस बोस बोस, एक बोस ही अकेला ऐसे कारण है। और क्यों बोस अकेला एक कारण है कि बोस की आवाज पे सैनिक, जनता सब उठ के खड़े हुए हैं। आईएनए के प्रभाव की वजह से ब्रिटिश को अपने अब हिंदुस्तानी सैनिकों और अफसरों पर भरोसा नहीं रहा।
तो इसलिए ये जो भय था INA का, नेताजी का, कि वो लौट ना आए, तो उसकी वजह से अंग्रेज भारत से गए, और जानते हुए भी कि खून खराबा होगा पार्टीशन होने पे, कोई हिदायत नहीं दी गई। क्योंकि आम आदमी की तो, चाहे कोई था, हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, उसकी जीवन का तो कोई कीमत ही नहीं थी। कीमत थी इन राजनीतिकों द्वारा बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करने की। एक बार फिर ऐतिहासिक तथ्यों पे, साक्ष्यों पे, जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हुए हैं, आज सामने आए हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अंग्रेज INA और नेताजी की भय की वजह से भारत छोड़ के गए। कांग्रेस ने आजादी की जगह पर डोमिनियन स्टेटस भी इसी वजह से लिया कि कहीं नेताजी वापस ना आ जाए, INA वापस ना आ जाए, और आजादी की जगह हमें डोमिनियन स्टेटस दिला करके हमारी जनता का बेवकूफ बनाया गया। आज इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस चैनल को आप अपने साथियों को भी प्रोत्साहित करेंगे देखने के लिए। जय हिंद।